किसी भी लीनियर इक्वेशन का या किसी भी स्ट्रेट लाइन का लिखने का तरीका यही होता है। ठीक है, ये क्यों ऐसा होता है ये आपको आगे की क्लासेस में बताया जाएगा कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 है ना। ये क्या है? ये है इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। ये क्या है? इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो इसका Yes, मतलब sir. क्या है कि आपको कुछ भी दे दिया जाए, आपको कन्वर्ट इसी फॉर्म में करना है, यानी जीरो को एक तरफ ले जाना है, बाकी सारी कहानी को दूसरी तरफ लेकर के आ जाना है। तो जैसे पहला क्वेश्चन है आपको 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35 बार। तो देखो वैल्यू क्या है उससे हमको मतलब नहीं है, ये 9.35 बार है या 9.3 कुछ भी है, उससे हमारे को फर्क नहीं पड़ता। हमें सिर्फ इस फॉर्म में लिखना है। और ए क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, बी क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ वाई, और सी क्या है? कांस्टेंट। ये आपका कांस्टेंट है, यानी किसी भी वेरिएबल के साथ नहीं है। तो इसको आपने ऐसे लिखा 2x प्लस 3y माइनस 9.35 बार इज इक्वल टू 0। अब आ गया क्या? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में आ गया, अब 0 आ गया। ठीक है, देखो तो यहाँ से मैं ए को 2 बोल दूं, बी को मैं 3 बोल दूं, एंड सी को मैं अगर माइनस 9.35 बार बोल दूं तो आपको बुरा थोड़ी लग रहा है? बताओ, कर दूं क्या ऐसा? Yes, sir. इसमें कोई कंफ्यूजन है? No, sir. कुछ भी नहीं करना है। एक तरफ आरएचएस में 0 रखना है, बाकी सारी कहानी दूसरी तरफ ले जानी है। एक्स के साथ जो भी रहेगा वो ए है, उसको लिख भी देता हूँ मैं, उसको यहाँ पर लिख भी दिया आपके सुविधा के लिए। क्या है? ए क्या है भाई? ये है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है, यानी एक्स के पहले वाला टर्म। बी क्या बताया जा रहा है? कोएफिशिएंट ऑफ वाई, Why? है ना, यानी वाई के साथ जो है मल्टीप्लिकेशन में ऑब्वियसली, है ना, प्लस में नहीं। और आपका सी क्या है? तो ये है कांस्टेंट, यानी जो ना एक्स के साथ है ना वाई के साथ है, तो जो बच जाएगा प्लस या माइनस में वो आपका सी हो जाएगा। थोड़े अच्छे से इसको बॉक्स को बना दिया जाए। और बहुत ही ज़्यादा खराब मैं डायग्राम बना रहा हूँ, ये चिंता का विषय है। चलो, तो इसको थोड़े अच्छे से बॉक्स में बनाना। तो इसमें कोई कंफ्यूजन है? समझ में आ गया ये? Yes, sir. तो अगर ये समझ में आ गया तो फिर इसके बाद वाले सारे क्वेश्चंस भी हम जल्दी जल्दी कर लेंगे, ताकि आपको बिल्कुल आपके दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, बिल्कुल दिमाग में बैठ जाए। अगला क्वेश्चन दिया x माइनस वाई बाई 5 माइनस 10 इक्वल टू 0। सेकेंड पार्ट क्या है? x माइनस वाई बाई 5 माइनस 10 है ना, माइनस 10 इक्वल टू 0। तो अब मुझे जल्दी से बता दो ए बी सी की वैल्यू। Sir, A equals to 1, B equals to minus y upon 5, and C equals बी to इक्वल टू क्या minus है? 10. बी क्या है? Minus y upon 5. नहीं, -1 बाई सर 5। -1/5। हाँ ठीक है, y के साथ तो है ही, y का जो कोफिशिएंट है ना, और सर c C10 है, -10। Minus 10. सर -10। तो देखो भाई, ये समझ में आ गया अच्छे से? Yes, sir. यस। ये आपका आंसर, इतना ही करना और ज्यादा कुछ भी नहीं करना इसमें। दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो हम सारे के सारे कर लेते हैं,
ताकि आपको बिल्कुल कहानी पकड़ में आ जाए। -2x + 3y = 6, माइनस ऑफ 2x + 3y = 6। बताओ पहला स्टेप। सर 6 को इधर भेजेंगे LHS में। ठीक है, तो ये हो जाएगा -2x + 3y - 6 = 0। ये ठीक है? यस सर। यस अच्छा, सर हो गया। तो ये बता दो। -2 ठीक सर है, -2 सर B है 3 और C है 3 -6। C है -6। ठीक है, ये बताओ। यस सर। यस सर। अच्छा, अब चलो इसको मैं एक और तरीके से करता हूँ, इसलिए ताकि किसी को कोई कंफ्यूजन ना रहे आगे। अगर इसी को मैं ऐसे लिख दूं, कोई और क्या करे कि इनको दूसरी तरफ ले जाए, तो ये ऐसा बन जाएगा 2x - 3y + 6 = 0। अगर मैं 2x और 3y को दूसरी तरफ ले जाऊं, 6 की तरफ ले जाऊं, तो ऐसा कुछ आ जाएगा क्या? दिख रहा है? बताओ, ऐसा कुछ आएगा ना? -2x 6 की यस तरफ सर। जाएगा तो +2x हो जाएगा, +3y RHS में जाएगा तो -3y हो जाएगा, और केवल 0 बच जाएगा। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ से एक ही वैल्यू बता दो क्या होगी। सर 2 ठीक है, b की वैल्यू -y -3 -3, c की यस सर वैल्यू -3 c की वैल्यू 6 6। अच्छा, ऊपर छोटी सी एक गलती हो गई थी, c की वैल्यू यहाँ -6 थी, मैंने 6 लिख दिया था गलती से। c की वैल्यू -6 है, यहाँ पे 6 है, तो ये आंसर है। तो अब बताओ, क्या एक क्वेश्चन के दो आंसर हो सकते हैं यहाँ पर? यस सर। हाँ, दोनों ही सही है ना? ऐसा कंफ्यूज मत होना, दोनों ही सही है। क्यों? इस क्वेश्चन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा। ठीक है? यस सर। पहली बात कि ऊपर वाले को माइनस से सबको मल्टीप्लाई कर दो तो -2 की जगह 2 आ गया, 3 की जगह -3 आ गया, -6 की जगह 6 आ गया। ये दिख रहा है सभी को? यस सर। यस सर। तो अगला क्वेश्चन आपका ये होगा कि अच्छा, इसका मतलब ये है कि हमारे को कुछ भी आंसर मिला, हम पूरे को क्या माइनस से मल्टीप्लाई करके चेंज कर सकते हैं? तो नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। फिर यहाँ क्यों किया? क्योंकि इक्वल टू में 0 था, तो -0 भी 0 ही होता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। इसकी जगह 5 होता तो फर्क पड़ता, 5 और -5 बराबर नहीं होते। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि माइनस को एक ही तरह मल्टीप्लाई करोगे। LHS में भी किया, RHS में भी किया। ठीक है, तो 0 को तो माइनस से मल्टीप्लाई करो, फर्क नहीं पड़ा, तो -0 भी 0 ही होता है। ठीक है, इसीलिए दोनों आंसर ही यहाँ पर सही है ना? तो आपको दिमाग से ये डर निकाल देना चाहिए कि इसको मुझे कैसे सॉल्व करना है, मतलब LHS में ले जाना है या सबको RHS में ले जाना है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप किसी भी तरफ ले जाओ, सिर्फ एक साइड को 0 बनाना है। इसको मैं लिख देता हूँ, है ना? ऐसे लिख दिया, ब्रिंग all the terms from LHS to RHS or from RHS to LHS, but make sure that make sure that क्या मेक श्योर करना है? that one of the sides that is either LHS or RHS is equal to 0, है ना? कोई एक साइड 0 होनी होगी, ठीक है, तभी ये सब पॉसिबल है। तो समझ में आ गई बात सभी को? यस सर। है ना? यस सर। यस तो सर। इसीलिए आपको जब ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो आपको ये डर नहीं होना चाहिए कि यार क्लास में हमने क्या किया था या घर पे बैठ के क्या किया था, LHS को RHS में ले जाते थे या RHS को LHS में ले जाते थे। ये डर दिमाग से हटा दो, कुछ भी करो, LHS को जैसे मन है वैसे सॉल्व कर सकते हो। सिर्फ क्या ध्यान में रखना है कि सारे के सारे टर्म्स एक तरफ आने चाहिए, यानी या तो पूरा LHS 0 हो जाए
सब कुछ RHS में आ जाए, या फिर पूरा RHS 0 हो जाए, सब कुछ LHS में आ जाए। उसके बाद x के कोफिशिएंट को a बोल दिया, y के कोफिशिएंट को आपने b बोल दिया, और जिनके पास कोई कोफिशिएंट नहीं है उसको हमने c यानी कि कांस्टेंट बोल दिया। ठीक है, क्लियर है ये बात? यस सर। यानी कि क्या कोई इस क्वेश्चन को ऐसे भी सॉल्व कर सकता था कि उसने पूरे दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई किया, तो ये 5x माइनस वाई माइनस 50 इक्वल टू 0 आता, तो क्या फिर यहाँ से a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू -1, c इज इक्वल टू -50 आता, तो क्या ये भी सही था? तो हाँ, बिल्कुल सही था। क्यों? क्योंकि इक्वल टू 0 है ना, तो 5 से मल्टीप्लाई तो दोनों तरफ किया, तो 0 इंटू 5 भी 0 होता है, तो ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कि जो भी करना है आपको, सारी चीज़ों को LHS में ले जाओ या सारी चीज़ों को RHS में ले जाओ, किसी एक को 0 कर दो, उसके बाद 5 से मल्टीप्लाई करना है, 10 से मल्टीप्लाई करना है, कुछ भी करना है, दोनों साइड करके देख लो, बात बराबर रहेगी, है ना? वैल्यू नहीं चेंज होनी चाहिए। ठीक है, समझ में आया? इसमें कहीं डाउट है तो पूछ लो अभी। नो सर। समझ में आ गया कि ये भी सही Yes, है sir. और ये भी सही है, ये भी सही है। क्यों? क्योंकि इससे अंडरस्टूड है कि अगर मैं सबको 5 से डिवाइड करूंगा तो जाहिर सी बात है इस 0 को भी तो 5 से डिवाइड करूंगा, तो 0/5 वापस से 0 आ जाएगा। 5 से सबको डिवाइड किया तो 5/5 1 आ गया, -1/5 -1/5 आ गया, -50/5 -10 आ गया, यानी हमारा आंसर सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो चलो, अगर ये समझ में आ गया तो फिर हम क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं, सॉरी इसके 4th पार्ट पे आते हैं। ये क्या है? x इज इक्वल टू 3y, तो इसको बताओ कैसे सॉल्व किया जाए? सर 1x minus 3y ठीक है, आगे equal इक्वल टू 0. 0। ठीक है, तो यहाँ से a की वैल्यू, A की वैल्यू 1, ठीक है, b की वैल्यू -3. -3 ठीक है, गुड, c की वैल्यू 0. 0 ऑब्वियसली, इतनी सोचने की जरूरत ही नहीं, आंसर। ठीक, कांस्टेंट कुछ भी नहीं है तो क्या होगा? 0 ही तो होगा, और क्या होगा? तो होपफुली सभी को ये दिखाई दे दिया, सबको समझ में आ गया, है ना? ठीक है, Yes, चलो तो 5वां भी कर लिया। 2x माइनस 5y मिलता जुलता है 2x माइनस 5y, इसको जल्दी से बता दो फिर। 2x plus 2 5y. जाएगा 2x plus 5y is ठीक equal है, to 0. वेरी गुड। a की वैल्यू बता दो अब। 2. 2 बता दिया, वेरी गुड। b की वैल्यू बता दो। 5. 5 c की भी बता दो, फिर लग गया 0. 0। तो किसी ने फिर कहा कि अच्छा फिर इसको क्या मैं -2x माइनस 5y इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ क्या? तो आंसर है बिल्कुल लिख सकते हो, क्या दिक्कत है? Yes, sir. a की वैल्यू -2 लिख दिया, b की वैल्यू -5 लिख दिया, c की वैल्यू 0 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, ये भी आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों साइड को माइनस से मल्टीप्लाई करो, वैल्यू चेंज नहीं होगा, एक्सप्रेशन सेम ही रहेगा, है ना? 0 इंटू -1 Yes. 0 ही होता है ना? तो ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर हम लेते किसको हैं? दोनों को लेते हैं, पर जनरली अच्छा लगने के लिए हम ये लेते हैं। क्यों? क्योंकि माइनस के टर्म जितने कम हो उतना अच्छा रहता है हमारे लिए, और कोई बात नहीं है ना? आंसर दोनों ही सही है Yes. ना? पर हम कोशिश करते हैं कि माइनस के से दूरी रहें, पॉजिटिव ज़्यादा अच्छा लगता है, बस यही कारण है, और कोई नहीं। तो 6 पार्ट 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है? 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब बता दो मुझे क्या क्या है ABC, बता दो। A3 हो जाएगा ठीक है, गुड। b की वैल्यू B0 वेरी गुड, वेरी गुड। c की वैल्यू B2 2. वेरी गुड, यानी आप लोगों को समझ में आ गया है, ये बहुत अच्छी बात है। 7th, ठीक है, y माइनस 2 इक्वल टू 0, छोटा सा क्वेश्चन, y माइनस 2 इक्वल टू 0। a की वैल्यू, सर b की वैल्यू, 0. A0 ठीक है, B गुड, B1 हो जाएगा B1. ठीक है, c B B minus 2. Minus 2. वेरी गुड।
तो जब इतना कर ही लिया तो फिर आखिरी क्वेश्चन ने क्या पार किया है उसको भी कर लेते हैं। ये क्या है, 5 इज इक्वल टू 2x। बताओ इसको लिखूं मैं ये कैसे, कैसे लिखूं इसके आगे? माइनस 2x प्लस 5। ठीक है, दोनों ही सही है। 2x माइनस 5 इक्वल टू 0 है ना, और कोई इसको 5 माइनस 2x इज इक्वल टू 0 कह रहा है, दोनों ही सही बात है। तो आप बता दो भाई a की वैल्यू। 2, -2 b की वैल्यू 0 और चलिए, b इसके की लिए 0, 3 की -5, -5, ठीक है, और यहाँ पर a की वैल्यू -2 5, नहीं, b की वैल्यू 0। a क्या है, नहीं x के नहीं, साथ, x के साथ जो रहेगा 0 है ना, -2। a -2, b 0 हाँ और c +5। ठीक है, ठीक है ना। a क्या है, x के साथ वाला है ना, b क्या है, y के साथ वाला, c किसी के साथ वाला नहीं है, जो अकेला है ना, कांस्टेंट। तो होपफुली सभी को ये बात समझ में आ गई होगी अच्छे से, कैसे लिखते हैं ABC। चलो वेरी गुड, आ गया। वेरी गुड। तो अब ये बता दो लीनियर इक्वेशन में और कौन सा क्वेश्चन था, और किस कॉन्सेप्ट में कंफ्यूजन था आपको? सर 4.3 का क्वेश्चन नंबर 6। ये ना, हाँ क्वेश्चन 6। ठीक है। चलो देखो ये क्वेश्चन है आपको, ये कह रहा है कि ये शायद आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, वैसे इसका ज़्यादा एप्लीकेशन यहाँ पर नहीं है फिजिक्स का, लेकिन सिर्फ आपके इंफॉर्मेशन के लिए कहा जा रहा है। ये कहता है कि वर्क डन बाय योर बॉडी, वर्क डन बाय योर बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स। तो आपको पता है कि वर्क डन फोर्स पर डिपेंड करता है ना, जितना फोर्स लगाओगे इन नॉर्मल कंडीशन आप उतना ही अधिक काम करोगे, है कि नहीं? ठीक है, तो ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। वर्क डन बाय योर बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ अ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी। ठीक है, तो ये कह रहा है कि वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। तो यहाँ से हमने लिख दिया वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। ये याद है सभी को या भूल चुके हो? सही याद है। याद है। याद है, रेफरेंस फिजिक्स है ना, कौन से क्लास में पढ़ाते हैं, 7th में 8th में, किसमें? 9th में है, लेकिन आगे के चैप्टर में अभी पढ़ाया नहीं है उसे। अच्छा, वर्क एनर्जी। हाँ वर्क एनर्जी का है ये कॉन्सेप्ट, ये आपको 11th में भी अच्छे से पढ़ने को मिलेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप याद रखेंगे कि वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, समझ में आ गया ना? अच्छा, अब ये कह रहा है, ये तो हो गई बात, अब कह रहा है एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। और भी कुछ कह रहा होगा, एंड ड्रॉ द ग्राफ बाय ऑफ द सेम बाय टेकिंग कांस्टेंट फोर्स एज 5 यूनिट। देखो तो इसने काम आसान कर दिया आपका। ये कह रहा है कि वर्क डन इज इक्वल टू 5 टाइम्स डी हो गया, फोर्स की वैल्यू ये बता रखा है इसने, ये तो डी है भाई, है ना। तो हम शुरू हो गए, हमने माना लेट, कुछ भी मान सकते हैं हम, क्या मानेंगे, चलो ऐसा मान डब्ल्यू लेट, एक्स। डब्ल्यू का एक्स मानोगे तो याद देखने में थोड़ी दिक्कत होगी, मान सकते हो सही है, लेकिन विजुअलाइज करने में थोड़ा सा दिक्कत होगा। तो हमने मान लिया लेट डी इज इक्वल टू एक्स एंड डब्ल्यू इज इक्वल टू वाई। वाई। दिस इम्प्लाइज हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू 5 टाइम्स। तो y इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स। ये हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स आ गया। ठीक है, ये दिखाई दे रहा सभी को? आप उल्टा भी मान सकते थे, यस है ना, सर। ऐसा नहीं है कि मैंने जो माना आप वही मानो। आप मान सकते थे कि w इज इक्वल टू एक्स, d इज इक्वल टू वाई, कोई दिक्कत नहीं है, आपका इक्वेशन हो जाता है x इज इक्वल टू 5y, कोई फर्क नहीं पड़ता वहां से आपका इक्वेशन आ जाता है x इज इक्वल टू मान लो 1/5y, ऐसा कुछ आ जाता है।
या y इज इक्वल टू सॉरी 1/5x आ जाता। अगर वैसे आप कहते तो क्या आता है, x इज इक्वल टू 5/, तो y की वैल्यू क्या आ जाती, x/5 आ जाती। कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आपने x और y को इंटरचेंज कर दिया है, तो ग्राफ भी वैसा ही आ जाएगा, अपने आप को खुद ही एडजस्ट कर लेगा, आपको सोचने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, तो आगे ये कह रहा है ड्रॉ द ग्राफ। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमने यही सीखा है अभी तक कि एक वेरिएबल को हम एक तरफ रखते हैं LHS में, RHS में, बाकी सारी कहानियों को दूसरे साइड ले जाते हैं। याद है सभी को ये बात? यस सर। तो यहाँ तो अपने आप ही चला गया, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, बस इनको वैल्यू पुट करनी बस है। वैल्यू पुट करो, ग्राफ बना दो। ये कह रहा है ऑल्सो रीड सर ये फ्रॉम कर द, लेंगे। कर लोगे इसके बाद, है ना? यस ठीक है, x को 0 रखा, 1 रखा, -1 रखा, y की वैल्यू आ ये अभी जाएगी। ये वर्क डन वाला पढ़े नहीं है ना, हाँ ठीक है, क्वेश्चन ठीक क्या है, कह रहा है ये नहीं समझ आ रहा। कोई बात नहीं। देखो इसका मतलब ये होता है, मैं अगर आपको बता दूं कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, ऐसे ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, उस पर आप, ये कह रहा है कि आपने उस पर कुछ फोर्स लगाया, ऐसे फोर्स लगाया, तो ये क्या होगा, मूव होगा, इसकी पोजीशन चेंज होगी, है ना? आपके टेबल पे कोई बुक रखी हुई है, आप उसको धक्का दोगे, फोर्स लगाओगे, तो उसकी पोजीशन चेंज होगी ना, ठीक है? तो कितनी चेंज होगी, जितनी आप जितना फोर्स लगाओगे उतना ही चेंज आएगा। और वर्क डन कितना हो गया, कितना काम आपने किया, वो इक्विवेलेंट होता है जितना आपने फोर्स लगाया डॉट जितना आपका ये मूव किया, तो ये आ जाता है आपका FD cos थीटा। और अगर सब कुछ पैरेलल है, इधर ही है, मान लो थीटा अगर 0 है तो cos थीटा 1 हो जाएगा, तो वर्क डन आपका फाइनली FD हो जाता है। अब मैंने ये क्या बोला, cos थीटा वगैरह ये सोचने की जरूरत नहीं है, अभी के लिए इतना मान लो कि जो टोटल आपने काम किया वो क्या हो जाएगा, जितना फोर्स लगाओगे इनटू जितनी दूरी तक वो ऑब्जेक्ट जाएगा, उनका प्रोडक्ट होता है। ठीक है, याद रहेगा, यस है ना? तो वर्क को हमने फोर्स दे ही रखा है, वर्क को हमने y मान लिया था, d को x मान लिया था, फिर ये सिंपल इक्वेशन में रिड्यूस हो गया। ठीक है, अब भाई बता दो और क्या दिक्कत है लीनियर इक्वेशन में? सोच करके बताओ, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में और भी कई प्रॉब्लम है? सर ये जो समरी में लिखा हुआ है कि x equals to 0 is the equation of y-axis and y equals to 0 is equation of x-axis, इसका मतलब क्या है? देखो, हमने जब ग्राफ पढ़ा था स्टार्टिंग में, मैं ये बनाता हूँ ऐसे, चलो मैं तुमको दिखा भी देता हूँ इसका मतलब, वहां पे भी था, आपको ताकि अच्छे से याद आए, है ना? इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूँ। ठीक है, एक सेकंड, बस थोड़ा बियर करना है मेरे साथ। ठीक है, देखो दिख रहा है यहाँ पर y एक्सिस x इज इक्वल टू 0 और x एक्सिस y इज इक्वल टू 0 दिख रहा है, देखो तो। यस सर दिख रहा है। चलो ठीक है, अब वापस आते हैं, इसका मतलब क्या है, पहले तो थोड़ा डायग्राम अच्छा बना दो, बहुत गंदा सा बना है। ऐसे बना दिया, ये हो गया हमारा y एक्सिस और ये हो गया x एक्सिस। ठीक है, अब y एक्सिस है क्या वो समझिए, y एक्सिस होता है हाइट, ठीक है, हाइट। ठीक है, तो जब भी आप हाइट मेजर करोगे किसी के रेफरेंस में मेजर करोगे, है कि नहीं, किसी के रेस्पेक्ट में मेजर करोगे। अगर जैसे आपके क्लास में क्लास 9, इसमें 9E या 9F में सबसे लंबा कौन है, बताओ?
याद है किसी को? नंबर सबसे हाइट किसकी ज्यादा है, किस बच्चे की हाइट सबसे ज्यादा है? नाम बस बता दो उसका, उस बच्चे का। क्या क्या? उपवन? यस सर। उज्जवल। उज्जवल, अच्छा। उज्जवल की हाइट ज्यादा है। उज्जवल को सभी जानते हैं? जानते हो ना, और मानते हो ना कि उसकी हाइट ज्यादा है? झूठ तो नहीं बोल रहे? यस सर। अच्छा, नो सर। चलो उज्जवल की हाइट ज्यादा है। अच्छा, ये पहला स्टेटमेंट है, मैं इसको लिखता हूँ, इसको इरेज कर दूंगा अभी। और उज्जवल है क्या क्लास में भी? नो सर। नो सर। चलो लिख दिया, उज्जवल की हाइट ज्यादा है। ठीक है, ये पहला स्टेटमेंट है। अगला स्टेटमेंट मैं लिखता हूँ, उज्जवल जिराफ से भी टॉल है क्या ऐसा? नो सर। क्यों फिर मैं कहूँ, अरे ऐसा कैसे, अभी तो तुमने बोला कि उज्जवल की हाइट सबसे ज्यादा है, तो जिराफ से भी तो टॉल होगा। नो सर, वो क्लास में सबसे ज्यादा है। हाँ, अच्छा, इसका मतलब है कि हम ये मान के चल रहे हैं, जैसे ही हमने हाइट की बात की, हमने एक रेफरेंस माना होगा ना, कि अच्छा क्लास 9 के जो बच्चे हैं उनकी हाइट इतनी होनी चाहिए, यहाँ से मान लो यहाँ तक होनी चाहिए। उज्जवल की हाइट यहाँ तक है, तो हमने कह दिया कि उज्जवल की हाइट ज्यादा है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि उज्जवल की हाइट दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, यूकेलिप्टस का पेड़ हो गया है ना, बुर्ज खलीफा बिल्डिंग हो गई है ना, फिर वो इंसान ही नहीं रहेगा, है ना, कुतुब मीनार हो गया, उन सबसे ज्यादा है। ये अंडरस्टूड, ऐसा नहीं है। जब हम किसी की हाइट मेजर करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है किसी के रेस्पेक्ट में मेजर करते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात? यस सर। तो जो वाई एक्सिस होता है वो हाइट की बात होती है। तो हाइट जाहिर सी बात है किसी के रेस्पेक्ट में मेजर करोगे, किस पे के रेस्पेक्ट में मेजर करोगे? हाइट। तो हाइट का मतलब क्या हो गया? हाइट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। ठीक है, ये समझ में आ गया सभी को? वाई एक्सिस का मतलब क्या होता है? तो अगर मैं आपसे कहूं कि इस पॉइंट पर y की वैल्यू है 2, हाँ, इस पोजीशन पर मैं कहूं आपसे कि y की वैल्यू है 2, इसका मतलब क्या समझ में आया आपको? तो उसकी डिस्टेंस यूनिट से इसकी डिस्टेंस कहाँ से 2 उसकी यूनिट्स है? हाइट है हाँ, डिस्टेंस हाइट हाइट, जीरो से। ठीक है, कहाँ से? जीरो से, एक्स एक्सिस से, ओरिजिन से। एक्स एक्सिस से, है ना, एक्स एक्सिस से। ओरिजिन से कंफ्यूजन होगा, क्योंकि ओरिजिन से तो आप इधर भी आ सकते थे, इधर भी आ सकते थे, इधर भी जा सकते थे, है ना। तो हाइट विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, ये समझ में आ गया? यस। अच्छा, मैं अगर आपसे कहता हूँ कि y की वैल्यू है 5, तो इसका क्या मतलब आप समझोगे? y की वैल्यू है 5 एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में। हाँ, यानी कि 5 हाइट है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। अच्छा, अब मैं कहूँ आपसे y इज इक्वल टू 1, इसका क्या मतलब? y 1 है हाइट इसकी एक्स हाँ, एक्सिस के रिस्पेक्ट। एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में। अब मैं बोलता हूँ y इज इक्वल टू 0, इसका मतलब बता दो मुझे। y इज इक्वल टू 0 का मतलब? y इक्वल्स टू 0 है एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में। यानी कि, लेकिन रिस्पेक्ट में कैसे, वो तो एक्स एक्सिस पे ही हो गया। तो इसीलिए तो फिर यही तो कहना चाह रहा था मैं, इसका मतलब यही हो गया y इज इक्वल टू 0। अगर एक्स एक्सिस से हाइट 0 है, इसका मतलब है कि वो एक्स एक्सिस ही है, खुद एक्स एक्सिस के ऊपर ही है। तो एक्स एक्सिस को मैं y इज इक्वल टू 0 बोल सकता हूँ क्या? ठीक है, यस सर। ये सभी को समझ में आया या कंफ्यूजन है इसमें, बताओ? तो सर इसी तरीके से y को भी x इक्वल्स टू 0 बोल सकते हैं। बिल्कुल। वो क्या होता है, अब एक्स एक्सिस क्या है उसको भी समझ लो एक बार। एक्स एक्सिस है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट यानी कि दूरी।
डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, विथ रेस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, यानी वाई एक्सिस से कितना दूर है वो। ठीक है, इसको जल्दी से मैं 1 मिनट में समझ में आ जाएगा ये आपको। ऐसे एक लाइन बना देता हूँ, फिर एक लाइन यहाँ बना दिया। ऐसे करके बना। चलो अब मैं आपसे कहता हूँ यहाँ पर x इज इक्वल टू 2, इसका मतलब बताओ। x is equals to 2 with respect to y. x इज इक्वल टू 2 का मतलब y एक्सिस से 2 यूनिट की दूरी, y एक्सिस से 2 यूनिट्स की दूरी। ठीक है, समझ में आया? 2 यूनिट्स की दूरी, ठीक है ये, है ना? अच्छा, अब मैं आपसे कहूँ x इज इक्वल टू 5, इसका मतलब x इज इक्वल टू 5 मतलब X is y equals एक्सिस से 5 यूनिट्स की डिस्टेंस। y एक्सिस से 5 यूनिट की दूरी, बिल्कुल सही। अब मैं आपसे कहूँ अगर x इज इक्वल टू 1, तब क्या बताओगे? y एक्सिस 1 unit. y एक्सिस से कितनी दूरी पर है वो? 1 यूनिट की दूरी पर है। तो एक मिनट गड़बड़ बन गया थोड़ा सा, जस्ट लास्ट सेकंड। ठीक है, अब मैं कहूँ आपसे y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या होगा? Y axis. y एक्सिस, यानी y एक्सिस पर ही है। ठीक है, समझ में आ गया ये? Yes. सर। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन है कि y